हेलो एमडीएस हाउ आर यू ऑल एंड दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर थर्ड का, दैट इज़ ड्रग एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ड्रग एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आना चाहिए। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी, ये पूरा चैप्टर ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आगे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ, आगे जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इजीली समझ में आ पाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो पाएंगे अगर ये सारे के सारे टर्म्स और सारे के सारे लेक्चर्स आप इजीली देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल फार्माकोलॉजी में हम जनरल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट फर्स्ट लेक्चर देखो, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था इसमें 8 सब टॉपिक्स हैं, 8 सब चैप्टर्स हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट था वो था इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसको हमने लेक्चर फर्स्ट में कवर अप कर लिया था, जो कि फार्माकोलॉजी का ही लेक्चर फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। यू कैन सी दैट दिस इज़ लेक्चर थर्ड, ठीक है। एक कॉपी एक पेन अपने साथ में लेकर बैठ जाइए आप, जिससे क्या होगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको आप राइट डाउन, नोट डाउन, पेन डाउन कर सकते हैं। ओके, एज यू कैन सी दैट ड्रग एब्जॉर्प्शन टॉपिक है, इसको करते हैं हम स्टार्ट। सिलेबस थोड़ा सा पहले आप देख लो, मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था दैट इज़ फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको कवर अप कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कवर अप कर लिया था। इसमें हमने जितने इसके रूट्स थे, एंट्रल, पेरेंट्रल, टॉपिकल और उनके सब टॉपिक्स, इनको हमने कवर अप कर लिया था विद उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, आज का हमारा लेक्चर थर्ड है जिसमें हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें मेनली पढ़ना क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में आपको मेनली इसमें पढ़ना है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कि ड्रग एब्जॉर्प्शन मेनली है क्या, इसके टाइप्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, मीन्स दैट वो फैक्टर्स जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ड्रग एब्जॉर्प्शन समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि भाई फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था फार्माकोलॉजी का, दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था, मींस दैट फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसी में मैंने आपको बतला दिया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे 4 प्रोसेस आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है हमारे इसमें मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ है हमारे इसमें एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस किस में आ गए, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में आ गए। मीन्स दैट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। मीन्स दैट हमारी बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है, ठीक है। ये आ जाता है किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में। जबकि जो फार्माकोडायनामिक्स है उसमें आपका एक प्रोसेस आता है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें रिसेप्टर्स, उनके बाइंडिंग, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो कि हमें समझनी रहती हैं, ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स में। सो दैट फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 प्रोसेस मैंने आपको बताया कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है एंड आपका एक्सक्रीशन है, ठीक है। कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं इसमें, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें से जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एज यू कैन सी दैट दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने कोई भी मेडिसिन इनटेक करी, अब वो मेडिसिन हमारे स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद में सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मीन्स दैट हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मीन्स दैट ड्रग का ब्लड में मिल जाना, ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। तो मेडिसिन हमने इनटेक करी, फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में क्या होगा भाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स दैट पूरी बॉडी में वो जहाँ उसको जाना है वो फैल जाएगी, ठीक है। फिर उसका क्या होगा भाई, मेटाबॉलिज्म होगा। फिर उसका एक्सक्रीशन होगा, वो एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी बॉडी से। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में फर्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज़ ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या है भाई ड्रग एब्जॉर्प्शन।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है ड्रग मूवमेंट का, ऐसा प्रोसेस है ड्रग मूवमेंट का जिससे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारा ड्रग है वो किस में पहुंच जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। मीन्स दैट आपने टैबलेट इंटेक करी, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, कोई भी आपने मेडिकेशन इंटेक करी, वो आपके स्टमक में गई। स्टमक क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब स्टमक से ड्रग का ब्लड में मिलना, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टमक से ड्रग का ब्लड में पहुंचना या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना, ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हमने कोई भी जैसे कि टैबलेट इंटेक करी, यू कैन सी दैट, ओके, कोई भी हमने टैबलेट इंटेक करी, वो टैबलेट जब हम उसको इंटेक करेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद में उसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। मीन्स दैट छोटे छोटे टुकड़े में वो टूटेगी लाइक दिस। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसका डिसोल्यूशन होगा। मीन दैट वो घुलेगी और घुलने के बाद में फिर उसका क्या होगा, फिर उसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मीन्स दैट हमारे स्टमक से जो ड्रग है वो ब्लड में मिल जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। ये डेफिनेशन है ड्रग एब्जॉर्प्शन की। ओके, absorption, the process of movement of drug from its site of administration to the systemic circulation is called absorption। जो प्रोसेस है मूवमेंट का, ड्रग के मूवमेंट का जो प्रोसेस है कि सिस्टमिक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का पहुंचना, ये क्या कहलाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग, देखो सेकंड डेफिनेशन इसमें आ गई, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। वही बात है मेनली कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का कहाँ पहुँच जाना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो हमारा लेक्चर सेकंड था उसमें हमने रूट्स वगैरह पढ़े थे। तो उसमें जो सबलिंगुअल रूट था उसमें हम क्या कर रहे थे कि अपनी टंग के नीचे, जीभ के नीचे हम टैबलेट रख रहे थे। ठीक है, तो उससे वो हमारे तो पेट में ही नहीं गई। ठीक है, तो वहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो टंग के नीचे जब हमने रख ली तो वहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनका एक पूरा जाल होता है, नेटवर्क होता है। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि उसमें से ड्रग को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एनेमा हमने पढ़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन क्या है कि भाई मूवमेंट होना ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, मीन्स दैट ड्रग का ब्लड में पहुंच जाना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। काफ़ी सारी डेफिनेशन से हमने बात को समझ ली, आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स सेल मेम्ब्रेन्स टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, मीन्स दैट एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का वो ऐसा पैसेज है, ड्रग का ऐसा रास्ता है थ्रू जिससे सेल मेम्ब्रेन्स से उसकी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मीन्स दैट इसके हमें टाइप्स पढ़ने हैं। तो इसमें टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे फर्स्ट आपका इसमें है पैसिव डिफ्यूज़न। ठीक है, फिर आपका कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूज़न, जिसमें आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड है हमारे इसमें फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फोर्थ हमारे इसमें एंडोसाइटोसिस एंड फिफ्थ है फिल्ट्रेशन। तो इसके टाइप्स हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है, इसको हमें पढ़ना है। ओके, सबसे फर्स्ट हमारे इसमें है पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न, दो पैसिव डिफ्यूज़न मतलब कि ऐसा मान के चलो आप कि एक बैलून है, बैलून। ठीक है, उस बैलून में अगर हमने हवा भर दी, एयर हमने उसके अंदर फिल कर दी, तब क्या होगा कि उस बैलून के अंदर प्रेशर बन जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या बन जाएगा, प्रेशर। तो जैसे हम उस बैलून की जो हमने उसका जो नेक पकड़ रखी है उसको जैसे हम छोड़ेंगे तो जितनी भी एयर है वो प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है उसके कंसनट्रेशन का, और बाहर प्रेशर बैलून के मुकाबले में कम है। ठीक है, तो मीन्स दैट हाई पार्शियल प्रेशर से जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है कहाँ की तरफ हो रहा है, लो की तरफ हो रहा है। ये हमें पढ़ना है पैसिव डिफ्यूज़न में। ओके, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट होना ड्रग मॉलिक्यूल्स का across membranes from a region of high concentration to a region of low concentration। ठीक है, मूवमेंट होना ड्रग का, ठीक है, across the membranes। ठीक है, membranes को पास करते हैं। ठीक है, और फिर कहाँ से कहाँ को होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ
मूवमेंट होता है ड्रग का। ये किस में आता है? पैसिव डिफ्यूज़न में आता है, जिसमें किसी भी टाइप की एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक हमने बैलून लिया, उस बैलून में हमने हवा भर दी, ठीक है। अब हमने उसको पकड़ लिया तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में। मीन्स दैट हवा का जो कंसंट्रेशन है और जो प्रेशर है वो बैलून के अंदर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। तो अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मीन्स दैट हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है। इसको हम पैसिव डिफ्यूज़न बोलते हैं। मोस्ट ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस मैकेनिज्म। बहुत सारे ड्रग्स इसी मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। नो कैरियर इन्वॉल्व, किसी भी टाइप की कैरियर की प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नॉट सैचुरेबल, सैचुरेबल नहीं है, ओके, सैचुरेबल भी नहीं है। एज यू कैन सी दैट ऑन दिस पिक्चर। पैसिव डिफ्यूज़न वाटर सॉल्युबल ड्रग का हो रहा है एक्वस चैनल के थ्रू, ठीक है, पोर्स में। इसी तरीके से लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारे इसमें कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर का मतलब मीन्स दैट हमें कैरियर चाहिए, किसी चीज़ की सहायता चाहिए ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए, ओके। तो इसमें ड्रग्स ऑलवेज रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल, एक कैरियर मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है, ठीक है, एंटर कराने के लिए सिस्टम में ड्रग को। इट मे नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत भी होती है और ज़रूरत भी नहीं होती। दो आपको इसमें पढ़ने हैं, फैसिलिटेड, ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में नॉट रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें एटीपी की, दैट इज़ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैरियर मीडिएटेड में जो हमारे दो थे, ठीक है, टॉपिक्स, उसमें फर्स्ट हमारा इसमें है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है भाई? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंट्री टू द सेल थ्रू स्पेशलाइज ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? प्रोटीन्स लगे रहते हैं, जो कि एज अ कैरियर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं एंट्री को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रूम के गेट पर किसी गार्ड को खड़ा कर दूँ और वो सेलेक्टेबल पीपल्स को ही अंदर भेजता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का ये वर्क करते हैं कि ये प्रोटीन ड्रग को अंदर भेजने का काम करते हैं, ओके। मूवमेंट अकर्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी जो ड्रग का मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ड्रग डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूवमेंट हो रहा है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि आपको इसमें क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कैन बी सैचुरेटेड हो सकते हैं और इनहिबिटेड हो सकते हैं, किससे? कंपाउंड से, जो कि कम्पीट करते हैं कैरियर के लिए। एज यू कैन सी दैट ऑन दिस डायग्राम। यहाँ पर ये ड्रग है और ये ड्रग ट्रांसपोर्टर है, मीन्स दैट दिस इज कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ड्रग ट्रांसपोर्टर। और यहाँ पर हमारी ये ड्रग है, ये अलाउ करता है कि किसको हमें अंदर लेना है, किसको हमें अंदर नहीं लेना, ओके। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, कैरियर प्रोटीन्स की, जो कि एंट्री को अलाउ करती हैं ड्रग की, ठीक है। और ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स दैट यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ड्रग का, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मानकर चलो आप, जैसे कि हमने बैलून का एग्जाम्पल लिया था कि भाई मैंने एक बैलून लिया, उसमें मैंने हवा भर दी, एयर भर दी, अब मैंने उसके नेक को पकड़ लिया तो उस बैलून के अंदर जो एयर हमने भरी थी उसमें प्रेशर ज़्यादा बन गया। बैलून में प्रेशर ज़्यादा है और जो हमारा रूम है इसमें प्रेशर ऑक्सीजन का, एयर का कम है। तो क्योंकि उस बैलून में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से जैसे हम उसकी एज अ नेक छोड़ेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मीन्स दैट हाई प्रेशर किस में? बैलून में। लो प्रेशर किस में? रूम में। तो बैलून से जो एयर होगी वो किस में जाने स्टार्ट कर देगी? रूम में आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया उसमें फैसिलिटेटेड में, और आपका जो हमारा पैसिव था, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमें
उल्टा चलना पड़ता है, उसके उल्टा चलना पड़ता है। मीन्स दैट जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो मूवमेंट होगा ड्रग का, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को होगा। जैसे कि बैलून था, बैलून में प्रेशर ज़्यादा था और हमारे रूम में कम है, तो रूम का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, बैलून का कंसंट्रेशन हाई है। तो मीन्स दैट अगर हम छोड़ेंगे तो वो हाई से बाहर लो की तरफ को जाएगी, लेकिन हमें ऐसा इसमें नहीं करना रहता एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसीलिए यहाँ पर क्या रहती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। मीन्स दैट मैंने यहाँ पर एक पंप लगा दिया और वो पंप क्या कर रहा है कि उसको प्रेशर को लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ को उसको मूवमेंट कर रहा है, पंप कर रहा है। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एज यू कैन सी दैट। ओके, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि हम लो से हाई की तरफ को भेज रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, और जो हमें एक पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारे रूम में से लो कंसनट्रेशन में से बैलून का जो हाई कंसनट्रेशन है उसमें और ज़्यादा ड्रग को क्या कर सके, मूवमेंट उसका करा सके। मूव द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही बात आगे ने देखो, मूवमेंट जो होता है ड्रग का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन रीजन्स। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। सिलेक्टिव होता है, ये सैचुरेबल होता है, इनहिबिटेड हो सकता है को ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। मीन्स दैट फैगोसाइटोसिस किसी भी चीज़ को खा लेना, एंगल्फ कर लेना, जैसे कि सेल है तो सेल के पास में जब कोई चीज़ आई उसने उसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, के सेल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसको एज अ मतलब इनटेक कर लिया। यू कैन सी दैट ऑन दिस डायग्राम, दिस वन इज़ फैगोसाइटोसिस, मीन्स दैट सेल जो है ईट कर रही है, एज दैट उसको पकड़कर खा रही है। और पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंक कर रही है, जिसमें मतलब वो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर ये। ओके, फैगोसाइटोसिस में देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसमें ये जो है मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन इसको पकड़कर अंदर ले रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया। और पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड है, लिक्विड को ये पकड़ कर अंदर ले रही है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, पिनोसाइटिस हो गया, जो कि एब्जॉर्प्शन का टाइप है। नेक्स्ट हमारे इसमें है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस देखो क्या होता है, स्पेसिफिकली सीन इन केस ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। वो ड्रग्स जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, उनमें ये देखा जाता है मेनली एज दे हैव टू ट्रेवल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जाकर ये वर्क, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट ऑन दिस डायग्राम कि यहाँ पर ये ड्रग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ड्रग है। ठीक है, यहाँ पर ये ड्रग है, वेरियस शेप्स का आपको यहाँ पर ड्रग दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये इसके रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स हैं। जब रिसेप्टर में ड्रग बाइंड होगा जब भी वो मतलब एज अ एंडोसाइटोसिस वो उसको जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर जाकर वर्क करते हैं तभी वो उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है भाई, पोर्स के ज़रिए फिल्टर करके छन कर ड्रग का क्या हो जाना, एब्जॉर्प्शन हो जाना। ड्रग्स विद वेरी लो मॉलिकुलर वेट, अब ऐसे ड्रग्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं जिनका जो मॉलिकुलर वेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो फिल्ट्रेशन के ज़रिए। ठीक है, ड्रग्स जिनका बहुत लो मॉलिकुलर वेट होता है और साइज़ होता है वो एंटर कर जाते हैं इस सिस्टम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए। दे सिंपल पास थ्रू द पोर्स, जो इसमें छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं बने हुए, उनके ज़रिए पास आउट हो जाता है ड्रग प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में जो पोर्स बने हुए हैं उनके थ्रू ड्रग पास आउट हो जाता है। एज यू कैन सी दैट ऑन दिस डायग्राम, फिल्ट्रेशन में क्या है कि जो हमारा ड्रग है ये इन पोर्स के ज़रिए पास आउट होकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स बने हुए हैं इनके ज़रिए पास आउट होकर इनर सरफेस में पहुंच रहा है आउटर सरफेस से। तो ये थे हमारे इसके टाइप्स या मैकेनिज्म। अब हमारे जो इसमें नेक्स्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, मतलब उसको अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा एज आ जाएगी, एज के बढ़ते जैसे जैसे एज बढ़ती है इस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या क्या गिरावट या रुकावट या क्या क्या उसमें वो उसको अफेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एम्पिटिंग,
ठीक है। अगर हमारे स्टमक में कुछ खाना वगैरह होगा, फूड होगा, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डिले होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है किससे, स्टमक की वाल के थ्रू। स्टमक के वॉल्स हैं उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अगर हमारे स्टमक में फूड है तो फूड की प्रेजेंस में जो सरफेस एरिया हो वो थोड़ा सारा घिरेगा, तो उससे एब्जॉर्प्शन डिले होगा। जबकि खाली पेट अगर हम ड्रग को इनटेक करेंगे तो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, जब फूड प्रेजेंट है स्टमक में। तो इंटेस्टाइनल ट्रांसिट है, जीआई है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, पीएच है उसका, ठीक है, ब्लड फ्लो है, टू जीआईटी, डिजीज़ स्टेट है, जीआई कंटेंट है, फर्स्ट पास इफेक्ट है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे इसमें है एज। ओके। इन इन्फेंट्स, बच्चों में जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच इज़ हाई, ठीक है, जो पीएच होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हाई पीएच होता है। एंड इंटेस्टाइनल सरफेस एंड ब्लड फ्लो टू जीआईटी इज़ लो, ठीक है, और इंटेस्टाइनल सरफेस का, ठीक है, पीएच हाई होता है, और जो इंटेस्टाइनल सरफेस है और ब्लड फ्लो है जीआईटी को वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। मीन दैट जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स के मुकाबले में। रिजल्ट्स इन पुअर ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है। मीन्स दैट जहाँ पर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब किस में हो रहा है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब बच्चों में देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इन्फेंट्स में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो पीएच होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इंटेस्टिनल सरफेस का, और जो ब्लड फ्लो है जीआईटी को जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, मीन्स दैट अगर स्टमक है, स्टमक से ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो स्टमक की तरफ को अगर ब्लड फ्लो कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो बच्चों में कैसा होता है, लो होता है, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन पुअर होता है, ठीक है। इन एल्डरली पीपल, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, अल्ट्रेशन इन ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ अल्ट्रेशन इन गैस्ट्रिक एम्पिटिंग एंड एक्सीडेंट्स इन एक्रोहाइड्रिया एंड बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अल्टरेशन होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन में, क्या अल्टरेशन होता है उनके गैस्ट्रिक एम्पिटिंग में, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैंने आपको पहले बता दी कि खाली पेट ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर हमारे स्टमक में फूड है और फिर हमने ड्रग को इंटेक किया तो उसमें थोड़ा सा डिले रहता है। लेकिन उससे एक फ़ायदे रहता है कि आपको इरिटेशन कॉज नहीं होती, क्योंकि फूड जो है वो इरिटेशन से बचाता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता मोस्टली वॉल्स के। गैस्ट्रिक एम्पिटिंग डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है, मीन्स दैट जब हमारा स्टमक में से जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन में चला गया तो जो हमारा स्टमक है वो खाली हो गया, ठीक है। रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इज़ एडवाइजेबल, ठीक है, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, बहुत जल्दी गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है वो खाली हो जाना चाहिए, एडवाइजेबल है। कब, जब रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़रूरी हो, मीन्स दैट हमें बहुत जल्दी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, जैसे कि सेडेटिव्स हैं। डिसोल्यूशन जो है ड्रग का वो इंटेस्टाइन में होना हो, जैसे कि एंट्रेकोटिक टैबलेट्स हैं। ड्रग अनस्टेबल हो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में ड्रग अनस्टेबल हो, उसके लिए ड्रग इज़ बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल विटामिन B12, कि अगर ड्रग बेस्ट एब्जॉर्ब होता हो किससे, डिस्टल पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे कि विटामिन B12 है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर आप खाना खाने के बाद में अगर आप ड्रग को इंटेक करते हैं तो इससे एक आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपको इरिटेशन कॉज नहीं होती। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि स्टमक में जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं, लेकिन जब फूड की प्रेजेंस में इरिटेशन कॉज नहीं होगी, अगर फूड की एब्सेंस होगी तो उससे आपका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, लेकिन इरिटेशन कॉज हो सकती है। ओके। काइनेटिक्स ऑफ जीआई एम्पिटिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एम्पिटिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मैनी पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं क्वांटिफाई करने के लिए गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को, जैसे कि गैस्ट्रिक एम्पिटिंग रेट, इसमें क्या है, ये स्पीड है जिससे स्टमक कंटेंट्स एम्पिटी होते हैं इंटेस्टाइन में, मीन्स दैट हमारा जो स्टमक है उससे कितनी स्पीड से जो फूड है वो कहाँ पास आउट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट हो रहा है, किस रेट से पास आउट हो रहा है, वो क्या है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग रेट। नेक्स्ट हमारे इसमें गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जीआई कंटेंट टू एम्पिटी इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो फूड है वो कितना टाइम ले रहा है पास आउट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जीईटी
ये क्या है, इट इज़ टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द स्टमक कंटेंट्स टू एम्प्टी, के स्टमक में जो हमारे फूड है उस वो फूड में से आधा फूड कितनी टाइम में मतलब खाली करता है स्टमक को और पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आता है इसमें। ओके, वॉल्यूम ऑफ मील, वॉल्यूम ऑफ मील, लार्जर द बल्क ऑफ द मील longer the gastric time, and however an initial rapid rate of emptying is observed with large meal volume and initial lag phase in emptying of small volume meals। क्या है भाई कि देखो अगर बल्क में मील आप लेते हो मीन दैट आपने ज़्यादा खाना खाया पेट भर कर, तो उससे क्या होगा, लॉन्गर द गैस्ट्रिक टाइम बढ़ेगा। इसी के साथ साथ में हाउएवर एन इनिशियल रैपिड रेट ऑफ एम्पिटिंग इज़ ऑब्जर्व्ड, के ज़्यादा जल्दी वो खाली करेगा स्टमक को और पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, विद लार्ज वॉल्यूम मील एंड इनिशियल लैग फेज जो है वो एम्पिटिंग है होता है स्मॉल वॉल्यूम मील्स के। ठीक है, लैग फेज देखने के लिए मिलता है स्मॉल वॉल्यूम में। अगर आप खाना इंटेक करते हो, कम खाना खाते हो, तो ज़्यादा टाइम तक वो आपके स्टमक में रहता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मील, द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पिटिंग फॉर वेरियस फूड मटेरियल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कि देखो भाई सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का एज मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा। ठीक है, छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स में वो टूटेगा। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रक्टोज़ है या और जैसे कि सॉरी थोड़ा सारा आज मतलब तबीयत डाउन है और बस मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर। तो नेक्स्ट हमारे इसमें है कंपोजिशन ऑफ मील। कंपोजिशन ऑफ मील्स मीन्स दैट कि किस क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो डाइसैकराइड्स टूटेंगे मोनोसैकराइड्स में, ठीक है, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स टूटेंगे किस में, एमिनो एसिड्स में। फैट्स हैं, ये किस में टूटेंगे, फैटी एसिड्स में टूटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई इसका जो रेट है गैस्ट्रिक एम्पिटिंग का वेरियस फूड मटेरियल्स के लिए फॉलोइंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, उससे कम प्रोटीन का और उससे कम फैट का। मीन्स दैट फैट जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। फिजिकल स्टेट मीन्स लिक्विड मील टेक्स लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मील्स। जो लिक्विड मील्स होते हैं जैसे कि जूसेस हैं, शेक्स हैं, ये कम टाइम लेते हैं सॉलिड मील्स के मुकाबले में। ओके, GI-pH गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो pH है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इज़ रिटार्डेड होता है एट स्लो स्टमक pH पर और प्रमोट होता है एल्कलाइन pH पर। ठीक है, जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग है वो रिटार्डेड किस पर होगा, लो स्टमक pH पर, और प्रमोट होगा एल्कलाइन pH पर। एक्सरसाइज, विगरस फिजिकल ट्रेनिंग और रिटार्ड्स गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। ठीक है, जो विगरस फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो रिटार्ड्स करती है किसको, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को। बॉडी पॉस्चर, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग फेवर होता है वाइल जब हम स्टैंडिंग में होते हैं, खड़े रहते हैं, एंड बाय लाइनिंग ऑन द राइट साइड, या जब हम राइट साइड में हम लाइन करते हैं। ठीक है, उसमें इमोशनल स्टेट में स्ट्रेस एंजाइटी प्रमोट्स करते हैं GIT मोटिलिटी, जिससे डिप्रेशन रिटार्ड्स करता है इसको। ओके, ड्रग्स, द रिटार्ड्स गैस्ट्रिक एम्पिटिंग आर एंटासिड्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स। ये रिटार्ड करते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को, जो कि एंटासिड्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, ट्राईसाइक्लिन है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंड मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन एंड सीसाप्राइड स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को। ये ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको स्टिमुलेट करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो दो हमने पढ़ लिए। थर्ड हमारे इसमें है इंटेस्टिनल ट्रांसिट। क्या है भाई, डिफाइन एज द रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका रेजिडेंस टाइम कितना है, कितनी टाइम तक वो वहाँ पर एज अ प्लेस है, कितने टाइम तक वो वहाँ पर है। डिलेड इंटेस्टिनल ट्रांसिट इज़ डिज़ायरेबल फॉर, कि ज़्यादा देर तक डिले होना इंटेस्टिनल ट्रांसिट का डिज़ायरेबल है। कब, जब हमें सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म्स देनी हो। ठीक है, जो कि धीरे धीरे रिलीज़ होते रहें और जो एक पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है ड्रग का वो बना रहे। ड्रग्स दैट ओनली रिलीज इन इंटेस्टाइन, ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं, एंटेरिकोटिड फॉर्मुलेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स इन इंटेस्टाइन, जो स्पेसिफिक साइट्स हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ से जब ड्रग्स को हमें एब्जॉर्ब कराना है, जैसे कि सेवरल विटामिन्स, ठीक है,
तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टाइम है उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। मीन्स दैट ज़्यादा से ज़्यादा अगर फूड, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ड्रग हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल pH, जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसका जो pH है उसकी बात हो रही है। GI pH इन्फ्लुएंस करता है सेवरल वेज में कौन कौन से? डिसइंटीग्रेशन और सम डोजेज फॉर्म इज़ pH सेंसिटिव, ठीक है। जो डिसइंटीग्रेशन होता है बहुत सारी कुछ डोजेज फॉर्म्स का, वो pH सेंसिटिव होता है। एंटीकोटिक टैबलेट्स डिज़ोल्व होती हैं सिर्फ और सिर्फ किस में? एल्कलाइन pH में। ऐसी टैबलेट्स जिसको ऊपर हमने एंटीकोटिक कोटिंग कर दी, मीन्स दैट ऐसा मान के चलो आप कि अगर हमें टैबलेट को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा ड्रग है, जो हमारी टैबलेट है, वो इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब हो, इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब हो, इससे पहले स्टमक में एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि स्टमक में जो pH है वो कैसा है? एसिडिक है, और जो इंटेस्टाइन है उसमें कैसा है? एल्कलाइन है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन ना हो, इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्प्शन हो। तो मीन्स दैट हमने क्या करा कि उस पर एक कोटिंग कर दी, किसकी? एंटीकोटिक टैबलेट्स हमने उसको बना दिया ताकि कि वो डिज़ोल्व सिर्फ और सिर्फ किस में हो सके? एल्कलाइन pH में हो सके, इंटेस्टाइन में ही जाकर वो एब्जॉर्प्शन उसका हो या डिज़ोल्यूशन उसका हो। नेक्स्ट हमारे इसमें डिज़ोल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस, ठीक है, लार्ज नंबर में ड्रग्स या तो वीक एसिड्स हों या वीक बेसिस हों, देयर सॉल्युबिलिटी इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय GI pH, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है किससे? pH से, GI की। वीकली एसिडिक ड्रग्स, जो वीकली एसिडिक ड्रग्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं रैपिडली एल्कलाइन pH में, ठीक है, एल्कलाइन pH में बहुत जल्दी वो कैसे हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि जो बेसिक ड्रग्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं किस में? एसिडिक pH में। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है ये किस पर? pKa पर। वेदर इट्स एन एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, बेसिक ड्रग हो सकता है। और जो GI है, GI का pH है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल pH है, वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, कि ड्रग कितना स्टेबल है। GI pH इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी को ड्रग्स की, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है ब्लड फ्लो टू GIT की तरफ जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा कम सर्कुलेशन होगा उतना ज़्यादा कम एब्जॉर्प्शन होगा। GIT इज़ एक्सटेंसिवली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज से सप्लाई होती है अबाउट 28% ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो 28% कार्डियक आउटपुट है, मीन्स दैट हार्ट में से जितना ब्लड भी पंप हो रहा है उसका 28% सप्लाई होता है किसको? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पोर्शन को, GIT पोर्शन को। मोस्ट ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया ब्लड ओनली, ठीक है, मोस्ट ड्रग्स जो है वो पहुंच जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में वाया ब्लड, सिर्फ ब्लड के ही ज़रिए। एनी फैक्टर दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो टू GIT में ऑल्सो अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, वो कोई भी फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकता है ब्लड फ्लो को GIT के, तो वो अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को भी। ओके, डिजीज़ स्टेट में अगर किसी शख्स को बीमारी है तो उसके फॉर्म में भी जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि सेवरल डिजीज़ स्टेट इन्फ्लुएंस करती हैं रेट को, एक्सटेंट को ड्रग एब्जॉर्प्शन की। 3 मेजर क्लासेस हैं डिजीज़ के जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं बायो अवेलेबिलिटी को ड्रग के, मीन्स दैट किस कंसनट्रेशन में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है उसको। इसमें फर्स्ट हमारा है GI डिजीज़, सेकेंड CVS डिजीज़ एंड थर्ड इज़ दैट हेपेटिक डिजीज़। ओके, तो GI डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं भाई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़। इसमें क्या है? GI इन्फेक्शन, अगर कोई किसी के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो उससे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो भाई सीलिएक डिजीज़ में देखो क्या होता है, मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। इसमें क्या होता है मेनली कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन प्रोटीन। व्हीट में, मेनली गेहूं में एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन प्रोटीन। वो प्रोटीन जैसे हम इंटेक करते हैं, मीन्स दैट जब भी हम गेहूं खाते हैं या गेहूं का आटा हम खाते हैं या कोई भी हम गेहूं या गेहूं से बनी कोई भी चीज़ हम खाते हैं जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन है, तो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है वो, तो इम्यून सिस्टम उसको एज आइडेंटिफाई कर लेता है और वो हमारे जो इंटेस्टाइन में विलाई हैं, ठीक है, माइक्रो विलाई हैं, उनको किल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे डायरिया, लूज मोशंस और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर वो यही है कि
मीन्स दैट ग्लूटेन फ्री डाइट को सही तरीके से फॉलो किया जाए। सीलिएक डिजीज़ में देखो करेक्टराइज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो विलाई हैं और माइक्रोविलाई हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एबनॉर्मेलिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं इस डिजीज़ से और इंक्रीज़ करती हैं गैस्ट्रिक एम्पिटिंग रेट को और जाय परमेबिलिटी को, ठीक है। अल्टर करती हैं इंटेस्टिनल ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म अल्टर करती हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। क्रॉन डिजीज़ ये क्या है भाई, अल्टर गट ट्रांसिट टाइम, अल्टर करता है गट के ट्रांसिट टाइम को और डिक्रीज़ करता है गट सरफेस एरिया को। जीआई सर्जरी, अगर किसी की सर्जरी हुई हो, ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी है जो कि कॉज करती है ड्रग पंपिंग इन इंटेस्टाइन, के ड्रग को पंप कर रही हो इंटेस्टाइन में, ड्रग डंपिंग डंप कर रही है किसमें, इंटेस्टाइन में। ओस्मोटिक डायरिया रिड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जीआई सर्जरी, जीआई इन्फेक्शंस, डिजीज़ जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, ड्रग एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट हमारे इसमें है सीवीएस डिजीज़। इसमें क्या होता है कि भाई जो ब्लड फ्लो है जीआईटी को वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगा कि ड्रग एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे इसमें हिपैटिक डिजीज़ मीन्स दैट लिवर से जुड़ी जो बीमारियाँ होती हैं। डिसऑर्डर्स लाइक जैसे कि हिपैटिक सिरोसिस है, इन्फ्लुएंस करता है बायो अवेलेबिलिटी को ड्रग्स की, जो कि अंडर गोज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट के अगर हमारे गट में क्या है, फूड है, तो उसके प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, नहीं है तो कैसा होगा, मैंने पहले भी बता दिया है, पार्टिकुलर टॉपिक है, इसको समझते हैं। फूड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, इन जनरल प्रेजेंस ऑफ फूड आइदर डिले, रिड्यूस, इंक्रीज और मे नॉट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जनरल अगर हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट है, ठीक है, या इंटेस्टाइन में फूड प्रेजेंट है, तो वो या तो डिले कर सकता है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, एब्जॉर्प्शन देर से होगा, या उसको रिड्यूस कर सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, कि भाई 100% बायो अवेलेबिलिटी के बजाय हमें 50% ही बायो अवेलेबिलिटी मिल रही है। इंक्रीज़ कर सकता है उसको एब्जॉर्प्शन को, या फिर अफेक्ट कर सकता है और मे नॉट, या फिर कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता करेगा किसे, एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि एस्पिरिन है तो उसमें डिले होगा, पेनिसिलिन में डिक्रीज़ होगा, और ग्रेसोफुल्विन में इंक्रीज़ होगा, और मिथाइल डोपा में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनफेक्टेड है। इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद नॉर्मल जीआई कंटेंट्स, ठीक है, नॉर्मल जीआई कंटेंट्स के साथ में जो इंट्रैक्शन होता है ड्रग का वो हम पढ़ रहे हैं। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंटेन करता है नंबर ऑफ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि म्यूसिन है, बाइल साल्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि क्या करता है, कंटेन करता है, विच जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ड्रग एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि इनिबिटरी एक्शन बाइल का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी पर होता है। तो इंट्रैक्शन है ड्रग का वेरियस जीआई कंटेंट्स के साथ में, फूड के साथ में, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन इन द जीआईटी, कि भाई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में ड्रग आपस में जो इंटरेक्ट कर जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिजियोकेमिकल ड्रग इंट्रैक्शन जिसमें एड्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल जैसे कि एंटी डायरियल प्रिपरेशंस कंटेन करती हैं एड्जॉर्बेंट्स लाइक केओलिन, प्रिवेंट करती हैं एब्जॉर्प्शन मैनी ड्रग्स के जो उसके साथ में दिए जा रहे हैं। मीन्स दैट एंटी डायरियल प्रिपरेशन अगर हमने दी, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि वो उसके अंदर केओलिन होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन को। मीन्स दैट कोई और ड्रग जो उसके साथ में दिया जा रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, वो उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी एक तरीके से, या बहुत कम होगा। कॉम्प्लेक्सेशन जैसे कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स हैं सी ग्लूकोनेट के साथ में, पीएच चेंजेस, बेसिक ड्रग चांसेस हैं गैस्ट्रिक पीएच के, एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन विद एंटासिड्स के साथ में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया, थर्ड लेक्चर में फिर बता देता हूँ कि जब हम कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, पिल, एलिक्सर, सस्पेंशन, सिरप जो भी हम ओरली इंटेक कर रहे हैं वो हमारे गट में जाएगी। गट में जाने के बाद में वो लिवर में चली जाती है, वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है ड्रग का, जिससे जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ब्लड है, उसमें प्रॉपर अमाउंट में ड्रग नहीं पहुँच पाती। ओके, 4 प्राइमरी सिस्टम्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को ड्रग के, जैसे कि लुमिनल एंजाइम्स हैं, गट वॉल एंजाइम्स हैं या म्यूकोसल एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं और हिपैटिक एंजाइम्स हैं। ओके, लुमिनल एंजाइम्स
लुमिनल एंजाइम्स में आ जाते हैं। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक में, गट फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूड्स करते हैं एंजाइम्स कहाँ से, इंटेस्टाइनल और पैनक्रिएटिक सिक्रीशंस के, ठीक है। गट वॉल एंजाइम, इसको हम म्यूकोसल एंजाइम भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं गट में और इंटेस्टाइन में और कॉलन में। बैक्टीरियल एंजाइम्स, ये जीआई माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि स्केंटली सॉरी फॉर दैट स्केंटली प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और रिच होते हैं, सबसे ज़्यादा किस्म होते हैं कॉलन में होते हैं। हेपेटिक एंजाइम, सेवरल ड्रग अंडरगो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है। हाईली एक्सट्रैक्टेड वंस बीइंग आइसोप्रिनाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स दैट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ओके। तो ये जो हमारा थर्ड लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट का फार्माकोलॉजी का, ये हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, ओके। सो दैट अगर आपको इस ये जो नोट्स हैं जिनके ज़रिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, अगर आपको ये स्लाइड नोट्स चाहिए सो दैट यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप, जिसका नंबर है 81838837, ओके। आप उस पर मैसेज करें कि सर हमें इस चैप्टर के इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, आपको वो शेयर कर दिए जाएंगे, ओके। सो मिलते हैं हम फोर्थ लेक्चर में। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, जो हम इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।